नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का स्वागत है। एक छात्र आईआईटी की लाइब्रेरी में बैठा है। रात के 2 बजे हैं। वो पढ़ नहीं रहा, रो रहा है। उसके व्हाट्सएप पर 47 से ज्यादा मिस्ड कॉल हैं, सब एक ही नंबर से, और ये नंबर उसकी मां का है। अगली सुबह वो नहीं मिला। हॉस्टल की छत से उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने केस बंद कर दिया। एकेडमिक प्रेशर, यूनिवर्सिटी ने स्टेटमेंट जारी किया। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, मीडिया ने 2 दिन कवर किया और फिर उसके बाद भूल गई। लेकिन उसकी मां को मिला एक पत्र जिसमें लिखा था, प्रोफेसर साहब ने कहा तुम यहां नहीं आ सकते, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। 2016 से 2023 तक 7 साल में 122 छात्र, इनमें से 98 एससी एसटी ओबीसी समुदाय के थे। सभी की एक ही कहानी थी, एकेडमिक प्रेशर। हर एक की मौत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और यह एनसीआरबी का डेटा है। लेकिन सच कुछ और है जिसके बारे में बात करनी चाहिए। इस वक्त यूजीसी बिल को लेकर जितना हंगामा है, उस हंगामे को समझने की जरूरत है। जनवरी में 2026 में कुछ दिन पहले यूजीसी ने एक प्रस्तावित नियम पेश किया। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उसी नियम पर स्टे ऑर्डर दे दिया। और अब मैं आपको बताऊंगा, यह सिर्फ कानून नहीं था, यह एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर की कहानी थी। एक ऐसा सिस्टम जो बदलने से इनकार करता है, जहां हर रूल, हर कमिटी, हर अपील प्रोसेस डिजाइंड है तेजी से जस्टिस देने के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रक्चरल इनेटेरिया को मेंटेन करने के लिए। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ब्यूरोक्रेटिक मेज बन गया है, जहां पीड़ित को न्याय मिलता है लेकिन बहुत देर से, और देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। तो 1990 में जब आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वीपी सिंह की सरकार थी, मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई, 27% आरक्षण ओबीसी को मिला। देश में विरोध हुआ, दिल्ली में आत्मदाह के मामले आए। अपर कास्ट छात्रों ने कहा कि मेरिट खत्म हो जाएगी। लेकिन असली डिबेट कोई नहीं कर रहा था, किसकी मेरिट, किस पैरामीटर से। आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश में, कोचिंग सेंटर्स महंगे शहरों में, और फीस हजारों से लाखों तक। मतलब जिनके पास पहले से रिसोर्सेस थे वो आगे बढ़ते रहे, बाकी को बताया गया मेरिट नहीं है। रिजर्वेशन आया, इंस्टीट्यूशनल रेसिस्टेंस भी आई, लेकिन कैसे? नियमों के जरिए जो देखने में फेयर लेकिन असर में डिलेड थे। 2006 से 16 तक जब कानून बने लेकिन इंप्लीमेंटेशन अटकी रही, और 2006 में आया एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। स्ट्रॉन्ग लॉ कागज पर, रियलिटी कन्विक्शन रेट 26% से भी कम। क्यों? क्योंकि जो भी कंप्लेंट दर्ज होती है उससे गुजरना पड़ता है मल्टीपल लेयर से। पहली लेयर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी, दूसरी लेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, तीसरी लेयर प्रोक्टोरियल बोर्ड, और चौथी लेयर डीन ऑफिस, पांचवी लेयर एससी एसटी सेल, छठी लेयर लीगल पुलिस प्रोसीडिंग। हर लेयर विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई, लेकिन हर लेयर बन गई एक चेक पॉइंट। रोहित वेमुला का केस याद करिए। 2015 में एबीवीपी स्टूडेंट के विवाद के बाद सस्पेंड किया गया। उसने अपील की, आईसीसी ने कहा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 3 महीने बीत गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। डीन ऑफिस से मीटिंग मांगी गई। प्रोक्टोरियल बोर्ड का डिसीजन पेंडिंग है, 2 महीने और लगेंगे। एचआरडी मिनिस्ट्री ने भी 5 लेटर उसको गए प्रेशर बढ़ाने के लिए। 17 जनवरी 2016 को रोहित ने सुसाइड कर लिया। उसके सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरी बर्थ ही एक फैटल एक्सीडेंट थी। लेकिन असली एक्सीडेंट क्या था आप जानते हैं? यह सिस्टम जो हर विक्टिम को महीनों तक भटकाता है। इसके बाद 2019 से याद करिए, पायल तांडवी और मेडिकल एजुकेशन की डार्क रियलिटी सामने आई। 2019 में मुंबई का BYL नायर हॉस्पिटल, डॉक्टर पायल तांडवी 26 साल की आदिवासी रेजिडेंट डॉक्टर, 3 सीनियर डॉक्टर्स ने उसे रोज जातिवादी टिप्पणियां की। रिजर्वेशन से आई हो, डिजर्व नहीं करती हो, ये सब टिप्पणियां की गई। पायल ने अपनी मां को बताया, लेकिन शिकायत नहीं की। डर था कि झूठा आरोप कहलाएगा, डर था कि करियर खत्म हो जाएगा। 22 मई 2019 को उसने फांसी लगा ली। तीनों डॉक्टर्स गिरफ्तार हुई। 3 महीने बाद बेल मिल गई। केस आज भी चल रहा है 2026 में। 2012 की यूजीसी गाइडलाइन आप याद कीजिए, अस्पष्टता का खेल। 2012 में यूजीसी ने पहली बार कहा कि यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन रोकनी होगी। लेकिन देखिए कि किस तरह से एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। एप्रोप्रिएट कितना, किसके हिसाब से, कब तक, कुछ स्पेसिफिक नहीं था इसमें गाइडलाइन जो थी। नतीजा यह हुआ कि हर यूनिवर्सिटी ने अपनी मर्जी से इसको इंटरप्रेट किया। आईआईटी दिल्ली में कंप्लेंट 6 से 9 महीने
इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन क्या होता था? अक्सर इनसफिशिएंट एविडेंस। 98 छात्रों की मौत हो गई 2019 से 2021 के बीच। राज्यसभा में सवाल उठा, डेटा आया, लेकिन सिस्टमिक चेंज नहीं आया। सिस्टम का एक जो हिडन स्ट्रक्चर है वो आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। भारत की टॉप इंस्टीट्यूशंस में एससी एसटी फैकल्टी रिप्रेजेंटेशन कितनी है? मैंने एक स्टोरी और भी की है इस पे, एक और बार बता देता हूं। आईआईटीज में 4.2%, 15% होनी चाहिए। एनआईटीज में 3.8%, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 8.1%। गैप कितना है? वैकेंसीज अनफिल्ड छोड़ दी जाती हैं, रीजन सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला। अब देखिए कि कंट्रडिक्शन, जब एससी एसटी छात्र आता है, रिजर्वेशन से आया है, जब एससी एसटी फैकल्टी नहीं मिलता तो क्वालिफाइड नहीं है, यह कह दिया जाता है। दोनों तरफ वही एक सेम नैरेटिव है। आप कंप्लेंट सिस्टम को आप देखिए, जो आपको समझ में आएगा, ये ब्यूरोक्रेटिक मेज है। जब एक रियल डॉक्यूमेंटेड केस सामने आता है, 2021 में एनआईटी त्रिची में एक दलित छात्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लैब में उसके ऊपर कासिस्ट स्लर सुनाई दिया गया। छात्र ने आईसीसी में कंप्लेंट की। आईसीसी रिटन कंप्लेंट चाहिए ये कहता है, लिख के दे दी। आईसीसी ने कहा कि विटनेस चाहिए, विटनेस आ गए। आईसीसी कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए, रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट। पर्सनल कन्वर्सेशन थी, रिकॉर्डिंग नहीं थी। आईसीसी डिसीजन इनसफिशिएंट एविडेंस, और ये द बायर ने 2021 में अक्टूबर में रिपोर्ट पब्लिश की। अब देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यूजुअली प्राइवेट होता है, लैब में, हॉस्टल में, कॉरिडोर में, कोई कैमरा नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, और सिस्टम डिमांड करता है सॉलिड प्रूफ लाओ। ये रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और यही है स्ट्रक्चरल बायस। 2026 का प्रस्तावित नियम, क्या नियम था, क्या नया था इसमें? 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की। क्या था इसमें जो पुराने सिस्टम को चैलेंज करता था? ये मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट, टाइमलाइन की पाबंदी। हर कंप्लेंट का रिजोल्यूशन 60 दिन में, अगर देरी तो यूनिवर्सिटी को जस्टिफाई करना होगा। दूसरा पॉइंट, इंटरमीडिएट रिलीफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज्ड को विक्टिम से अलग रखना होगा ताकि इंटिमिडेशन ना हो। तीसरा पॉइंट, फॉल्स कंप्लेंट प्रोटेक्शन। पुराने रूल्स, झूठी शिकायत तो कंप्लेंट पर एक्शन। नया जो प्रपोजल है उसमें गुड फेथ में की गई कंप्लेंट पर एक्शन नहीं होगा। चौथा पॉइंट, स्पेसिफिक डेफिनेशन, यानी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को स्पेसिफिकली एससी एसटी ओबीसी के कॉन्टेस्ट में देखा जाएगा। यही पॉइंट सबसे कंट्रोवर्शियल बन गया। बैकलेस और सुप्रीम कोर्ट का स्टे हो गया। इसके बाद 16 दिन हुए थे, पिटीशन दायर हुई। यूथ फॉर इक्वलिटी और कुछ अन्य एनजीओज ने इस पर पिटीशन दाखिल की। आर्गुमेंट की जनरल कैटेगरी छात्रों को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, बर्डन ऑफ प्रूफ का शिफ्ट नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट है इंदिरा जयसिंह, उन्होंने कहा कि अगर स्टे लगा तो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट के लिए कोई राहत नहीं होगी। बीजेपी किसान मोर्चा के नेता ने इस्तीफा दे दिया। अपर कास्ट के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, ये कह दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, डिसीजन नियम पर स्टे लगा दिया क्योंकि क्लैरिटी चाहिए थी उनको। 2012 के गाइडलाइन टेम्परेरी लागू कर दिए गए। अब देखिए आयरनी कि जिन 2012 के गाइडलाइन में कोई दांत ही नहीं थे, जिनके तहत 98 मौतें हुई, वही गाइडलाइन फिर से एक्टिव हो गई इतने तमाशे के बाद। अब सारे डॉट्स आप कनेक्ट करिए। पहला पैटर्न, इंस्टीट्यूशनल इनेटेरिया। टाइमलाइन देखिए, 1990 में मंडल लागू हुआ, मेरिट खतरे में बताई गई, एक नैरेटिव बना। 2006 में एससी एसटी एक्ट आया, कन्विक्शन रेट रही 26%। 12 में यूजीसी गाइडलाइन आई, एक जो उसमें लैंग्वेज थी उस पर प्रश्न उठे। 2016 में रोहित की मौत, इंक्वायरी, लेकिन कोई सिस्टमिक रिफॉर्म नहीं। 19 में पायल की मौत, केस आज भी पेंडिंग, और 26 में नया प्रपोजल, 16 दिन में स्टे लग गया। हर बार जब भी अकाउंटेबिलिटी की बात आती है सिस्टम स्लो हो जाता है। ये कोई सुनियोजित साजिश या प्लांट कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये स्ट्रक्चरल इनेटेरिया है। जब इंस्टीट्यूशंस को बदलाव की जरूरत होती है तो वो नेचुरली रेसिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव अनकंफर्टेबल होता है। दूसरा पैटर्न देखिए आप, ब्यूरोक्रेटिक शील्ड का। सिस्टम की एक कॉम्प्लेक्सिटी है। एक कंप्लेंट 6 लेयर से गुजरती है। एक लेयर पर यूनिवर्सिटीज अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं। अगर एक्यूज्ड एक सीनियर फैकल्टी है तो आईसीसी के मेंबर्स उसके कॉलीग होंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल होगा। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है ही नहीं। और सबसे बड़ी समस्या,
डेटा ट्रांसपेरेंसी की। 2022 में पार्लियामेंट ने पूछा कि कितनी कंप्लेंट दर्ज हुई और कितनी रिजॉल्व हुई। 85 यूनिवर्सिटी से पूछा गया, जवाब डेटा मेंटेन नहीं है। अगर डेटा ही नहीं है तो प्रॉब्लम को मेजर कैसे करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? यही असली इशू है। तीसरा पैटर्न देखिए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का नैरेटिव की बात है ये। हर मेजर इंसिडेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी आइडियोलॉजी फिट करती हैं। 2016 में रोहित के बाद बीजेपी ने अनफॉर्चुनेट लेकिन स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की समस्या का जिक्र किया। अपोजिशन इंस्टीट्यूशनल मर्डर और कास्ट बेस्ड परसेप्शन पे अटका रहा। 26 में जब नए रूल आए तो बीजेपी सपोर्टर्स ने कहा कि अपर कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। अपोजिशन ने कहा कि सरकार पिछड़ों को न्याय नहीं देना चाहती। दोनों नैरेटिव्स पार्शियली सही हैं, लेकिन दोनों पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। असली सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि क्यों हर साल एवरेज 15 से 18 मार्जिनलाइज्ड छात्र कैंपस पर मानसिक स्वास्थ्य संकट से गुजरते हैं। रियल इशू है अकाउंटेबिलिटी गैप का। तो क्या यूजीसी रूल्स का स्टे डिलिबरेटली प्लान्ड था? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन प्रिडिक्टेबल था। क्योंकि जब भी कोई रिफॉर्म आता है तो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी मांगता है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाता है। लीगल चैलेंजेस आती हैं, मेरिट का आर्गुमेंट उठता है, रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन का डर दिखाया जाता है। कोर्ट्स जो होते हैं, अदालतें होती हैं, वो यही करती हैं जो हुआ अभी। ये एक सेल्फ प्रोटेक्टिंग सिस्टम है जो हर सिग्निफिकेंट चेंज को स्लो कर देता है। लेकिन यहां एक उम्मीद भी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो दिया, लेकिन रिजेक्ट नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि क्लैरिटी चाहिए, री अलाइनमेंट इसको करिए, रीडिफाइन करिए आप। मतलब दरवाजे बंद नहीं हुए, थोड़ी देर के लिए रोके गए। और अगर सिविल सोसाइटी, छात्र एडवोकेसी ग्रुप्स जो हैं इस तरह के, इस पॉज का सही इस्तेमाल करें तो एक बेहतर और साफ सुथरा कानून आ सकता है। तो क्या हुआ इन 16 दिनों में? एक ड्राफ्ट गाइडलाइन आई जिसमें टाइमलाइन और अकाउंटेबिलिटी थी। विरोध हुआ दोनों पक्षों से, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया क्लैरिटी के लिए, और 2012 के गाइडलाइंस टेम्परेरीली वापस आ गए। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि रूल क्यों रुका। असली सवाल है कि क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम हर बदलाव को इतना मुश्किल बना देता है। ये सिर्फ कास्ट की बात नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल कल्चर की बात है। एक कल्चर जो अकाउंटेबिलिटी से अनकंफर्टेबल है, एक कल्चर जो स्टेटस क्यू को प्रेफर करता है, एक कल्चर जहां प्रोसेस इतना लंबा है कि जस्टिस अगर लेट हो जाता है, और लेट जस्टिस इज जस्टिस डिनाई। अगर फ्यूचर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी, यूजीसी शायद रिवाइज्ड गाइडलाइन लाए और स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन होगी। लेकिन जब तक ये होगा, 2012 के इसी तरह के जो नियम है वो लागू रहेंगे, और छात्र वही ब्यूरोक्रेटिक मेज, वही डिलेड जस्टिस। लेकिन एक बार और इस बार कुछ बदल सकता है, क्योंकि अब कन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है। डेटा सामने आ चुका है। 98 मौतें, 4% फैकल्टी रिप्रेजेंटेशन, 26% कन्विक्शन रेट, ये नंबर सब इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो सवाल आप पर है, आप पैसिव व्यूअर बने या फिर एक्टिव सिटीजन बने। रोहित वेमुला ने लिखा था कि मेरी बर्थ एक फैटल एक्सीडेंट थी, लेकिन असली ट्रेजेडी ये सिस्टम है जो हर विक्टिम को आंकड़े बना देता है। ये अंत नहीं है, ये पॉज है, और इस पॉज में हम तय करेंगे कि अगला चैप्टर कैसा होगा। कमेंट करिए, शेयर कीजिए, डिस्कस करिए। अपनी कॉलेज में SC/ST सेल की अकाउंटेबिलिटी पूछिए, डेटा ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कीजिए, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, सिस्टम को कंफर्टेबल माहौल बना रहेगा उसके लिए, तब तक ये साइकिल भी चलती रहेगी और अगली पीढ़ी वही सवाल पूछेगी जो हम आज पूछ रहे हैं। लेट्स नॉट लेट दैट हैपन। मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।